नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने कहा है कि उनकी मां को मौत की सजा सुनाए जाने के मामले में सब कुछ गैर कानूनी तरीके से हुआ है। बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। इस फैसले के बाद बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण और बांग्लादेश के राजनीतिक संकट के दौरान भारत की भूमिका को लेकर न्यूज एजेंसी एएनआई से उनके बेटे ने बातचीत की। सजीव वाजिद ने कहा कि भारत हमेशा से एक अच्छा दोस्त रहा है। संकट के दौरान भारत ने मेरी मां की जान बचाई। अगर वो बांग्लादेश नहीं छोड़ती तो चरमपंथियों ने उनकी हत्या की योजना बना ली होती। इसलिए मैं अपनी मां की जान बचाने के लिए पीएम मोदी की सरकार का हमेशा आभारी रहूंगा। शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर उन्होंने कहा, प्रत्यर्पण के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार नहीं है, ये असंवैधानिक और अवैध सरकार है। उन्होंने कहा कि मेरी मां को दोषी ठहराने के लिए उनके मुकदमे की सुनवाई तेज करने के लिए कानूनों में संशोधन किया गया। आप बिना संसद के कानून में संशोधन नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि कानूनों में अवैध रूप से संशोधन किया गया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने और ढाका द्वारा दिल्ली से उन्हें वापस भेजने का अनुरोध किए जाने के एक दिन बाद उनकी अवामी लीग पार्टी के नेताओं ने कहा है कि वो तभी वापस लौट सकते हैं जब राजनीतिक समावेश हो और वो उम्मीद करते हैं कि भारत उन्हें आश्रय, साथ ही सम्मान और सुरक्षा देना जारी रखेगा। इंडियन एक्सप्रेस ने कई अवामी लीग नेताओं और पूर्व सांसदों से बात की। इनमें से लगभग 100 लोग निर्वासन में रह रहे हैं और इतनी ही संख्या में हजारों पार्टी कार्यकर्ता बांग्लादेश में सलाखों के पीछे हैं। अवामी लीग के सभी नेताओं ने कहा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का गिरना समय की बात है। पूर्व कपड़ा और जूट मंत्री जहांगीर कबीर नानक ने कहा कि यूनुस के नेतृत्व में कोई भी चुनाव विश्वसनीय नहीं होगा। अवामी लीग केंद्रीय समिति के प्रेसिडियम के सदस्य नानक ने कहा कि उन्हें इस्तीफा देना होगा। अवामी लीग के वरिष्ठ नेता इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव में भाग नहीं लेंगे। नानक ने कहा कि भारत को अंतरिम सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारी मदद करनी होगी, जिसने आईटीसी बनाया और जिसने हमारे प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उन्हें मौत की सजा का ऐसा अवैध फैसला सुनाया। ये पूरी तरह से एक तरफा फैसला है जिसमें बचाव का कोई मौका नहीं दिया गया। लाल किले पर आतंकी विस्फोट के बाद निशाने पर आए अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले ही ईडी की कई टीमों ने दिल्ली एनसीआर में अल फलाह ग्रुप से जुड़े करीब 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इनमें यूनिवर्सिटी कैंपस, ट्रस्टीज के आवास और अन्य परिसर शामिल थे। ईडी का कहना है कि छापेमारी में 48 लाख रुपए से ज्यादा नगद, कई डिजिटल डिवाइस और अहम दस्तावेज बरामद हुए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों को कड़ी चेतावनी दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ न्यूज चैनल लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार बम धमाके से जुड़े आरोपियों के वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें उनकी हिंसक हरकतों को सही ठहराने जैसी सामग्री है। मंत्रालय ने बताया कि कुछ चैनलों ने उमर उन नबी, जो धमाके वाली कार चला रहा था, उसका एक पुराना वीडियो भी दिखाया जिसमें खतरनाक जानकारी दी गई, जैसे विस्फोटक कैसे बनाए जाते हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की सामग्री प्रसारित करना बेहद खतरनाक है। इससे लोगों को हिंसा के लिए उकसाया जा सकता है, सार्वजनिक शांति बिगड़ सकती है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है। मंत्रालय ने सभी चैनलों को सलाह दी कि ऐसी संवेदनशील रिपोर्टिंग करते समय अत्यधिक सावधानी और जिम्मेदारी बरतें और प्रोग्राम व एडवर्टाइजिंग कोड के नियमों का कठोर पालन करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोदीनगर बम ब्लास्ट मामले में मोहम्मद इलियास को बरी कर दिया है। 1996 में गाजियाबाद में एक बस में हुए विस्फोट के मामले में उसे निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस घटना में 18 लोगों की जान गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस के सामने दिया गया इकबालिया बयान स्वीकार नहीं है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को आरोप साबित करने में विफल बताया और इलियास को बरी करने का आदेश दिया। जस्टिस सिद्धांत और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो दोष सिद्ध किया वो कानूनी रूप से टिक नहीं पाता। अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस के सामने किया गया कथित कबूलनामा सबूत के तौर पर मान्य नहीं है, क्योंकि यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत स्वीकार नहीं होता। कोर्ट ने अपने 10 नवंबर के आदेश में लिखा कि हम भारी मन से ये फैसला दे रहे हैं क्योंकि ये आतंकी हमला समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला था, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई थी। बेंच ने कहा कि इलियास के खिलाफ बम लगाने की साजिश का
कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि फरवरी 2020 में दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा को स्पॉन्टेनियस यानी अचानक हुई घटना नहीं माना जा सकता। जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच के सामने उन्होंने कहा, यह मानना गलत है कि हिंसा CAA विरोध प्रदर्शनों के बाद अपने आप भड़क गई थी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि मीडिया और पब्लिक डोमेन में जो फॉल्स नैरेटिव, झूठी कहानी फैलाई जा रही है, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि हिंसा की असल वजहों को समझे बिना इसे स्वतः स्फूर्त माना जाना सही नहीं होगा। अदालत में इस मामले पर आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। बिहार में नई सरकार के गठन से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। समारोह की तैयारियां बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। समारोह से पहले नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। वहीं कल यानी 20 नवंबर को शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट भी राजभवन में दे दी जाएगी। लेकिन उससे पहले भाजपा और जदयू दोनों आज यानी 19 नवंबर को महत्वपूर्ण आंतरिक बैठकें करेंगे। जदयू विधायकों की बैठक आज सुबह 11 बजे मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर होगी, जबकि भाजपा की एक अलग बैठक पटना स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में भी होगी। 20 नवंबर को जब नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ गांधी मैदान में लेंगे, उसी दिन जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पश्चिम चंपारण के भीतिहरवा गांधी आश्रम में एक दिन का मौन उपवास रखेंगे। उन्होंने ये उपवास अपनी पार्टी के चुनाव में करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए रखने का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि JSP चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकी, पार्टी व्यवस्था में बदलाव लाने में सफल नहीं रही। उन्होंने दावा किया कि अगर सरकार ने महिलाओं को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद न दी होती तो JDU सिर्फ 25 सीटों पर सिमट जाती। पीके ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने हर विधानसभा में 60,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दिए और 1.5 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का वादा किया। अगर ये वादा पूरा हो जाता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया और लोग उसी वादे को देखकर वोट कर रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के दूसरे चरण के 2 हफ्ते बाद चुनाव आयोग ने बताया है कि 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 51 करोड़ वोटरों में से 50 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोगों तक एन्यूमरेटर्स फॉर्म पहुंचा दिए गए। ये गणना अभियान 4 नवंबर से शुरू हुआ था और 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसके बाद 7 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। इसके बाद आपत्तियों और दावों की प्रक्रिया चलेगी। 9 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग का कहना है कि इस बार सूची को और पारदर्शी व त्रुटि रहित बनाने के लिए गहन जांच की जा रही है। बुरी हार के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने दिसंबर में दिल्ली के रामलीला मैदान में SIR के खिलाफ रैली आयोजन करने का ऐलान किया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यह फैसला लिया। कांग्रेस पार्टी ने 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जारी विशेष गहन परीक्षण यानी SIR के बीच मंगलवार को आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग भाजपा और PM मोदी के लिए काम कर रहा है तथा लक्षित तरीके से लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य ने मांग की है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को अभी स्थगित किया जाए। सरकार का कहना है कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाला ये बड़ा अभियान राज्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों यानी लोकल बॉडी इलेक्शंस के ठीक साथ पड़ रहा है। केरल सरकार ने कहा कि SIR एक बहुत बड़ा और थकाऊ अभ्यास है। इसमें 1,76,000 सरकारी कर्मचारियों, 68,000 पुलिस व सुरक्षा कर्मियों और 25,668 अतिरिक्त स्टाफ की जरूरत पड़ती है। इतने बड़े पैमाने पर स्टाफ हटाने से सरकार का रोजमर्रा का काम ठप पड़ सकता है। इसलिए SIR और स्थानीय चुनाव एक साथ कराना लगभग असंभव है। सरकार ने यह भी कहा कि SIR के संवैधानिकता से सहमत नहीं है वो, और उसका मानना है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इस याचिका में मुख्य मुद्दा SIR का समय यानी टाइमिंग है, उसकी वैधता नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि चुनाव आयोग को यह प्रक्रिया फिलहाल रोकनी चाहिए या नहीं। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा रहा है। मंगलवार को मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मुख्य आरोपियों में शामिल अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट किया जा रहा है। अनमोल बिश्नोई वही आरोपी है जिस पर अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर पर फायरिंग करने का आरोप भी है।
वो बुधवार 19 नवंबर को दिल्ली पहुंच सकता है। मुंबई पुलिस ने उसके प्रत्यर्पण के लिए पहले 2 प्रस्ताव भेजे थे। उसके खिलाफ देश के कई राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब ये केंद्र सरकार तय करेगी कि किस एजेंसी को उसकी हिरासत पहले मिलेगी। रूस जल्द ही भारत की करीब 25 मछली कंपनियों को मंजूरी देने वाला है, जिससे वो रूस को निर्यात कर सकेंगी। ये जानकारी मंगलवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दी। हाल ही में यूरोपीय संघ ने भारत की 102 नई मरीन प्रोडक्ट्स यूनिट्स को एक्सपोर्ट की अनुमति दी है। अब रूस की ओर से भी मंजूरी मिलना भारत की समुद्री निर्यात क्षमता को और बढ़ाएगा। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत यूएई सहित कई देशों से भी बातचीत कर रहा है ताकि झींगा और मछली निर्यात के नए बाजार तैयार किए जा सकें। भारत के झींगा निर्यात पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% भारी टैक्स का बड़ा असर पड़ा है। 2024-25 में भारत का झींगा निर्यात $4.88 बिलियन रहा, जो कुल समुद्री निर्यात का 66% है। ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर पूछे गए सवाल पर गोयल ने कहा कि आने वाले महीनों में हम ईयू के साथ समझौते के बहुत करीब हो सकते हैं। कुछ अंतिम मुद्दे सुलझाने बाकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का बचाव किया। व्हाइट हाउस में हुई इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने प्रिंस सलमान का भव्य स्वागत किया। घुड़सवार गार्ड, सैन्य परेड और F-35 लड़ाकू विमानों की फ्लाई पोस्ट तक का इंतजाम किया गया। ट्रंप ने प्रिंस सलमान की इनक्रेडिबल मानवाधिकार रिकॉर्ड की तारीफ की और 2018 में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या पर कहा, ऐसी चीजें हो जाती हैं। उन्होंने खशोगी को कंट्रोवर्शियल पत्रकार बताया और हत्या को लेकर पूछने वाली एक महिला पत्रकार पर भड़क गए। ये तक कह दिया कि वो प्रिंस सलमान को एम्बेरस कर रहे हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस पहले ये संकेत दे चुकी है कि खशोगी की हत्या में प्रिंस सलमान की मंजूरी थी, लेकिन ट्रंप ने कहा कि प्रिंस को इसके बारे में कुछ नहीं पता। प्रिंस सलमान ने हत्या को बहुत बड़ी गलती बताया और कहा कि इसकी पूरी जांच कर ली गई है। इस मुलाकात की सबसे बड़ी खबर रही सऊदी इन्वेस्टमेंट की बड़ी घोषणा। प्रिंस सलमान ने बताया कि उन्होंने अमेरिका में निवेश के लिए वादे की गई राशि $600 बिलियन से बढ़ाकर लगभग $1 ट्रिलियन कर दिया है। ये सुनकर ट्रंप बेहद खुश नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को फिर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला युद्ध रोक दिया था। सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ बैठक में ट्रंप बोले, मैंने 8 युद्ध रोके हैं, भारत पाकिस्तान का युद्ध भी रोका है। ट्रंप ने कहा कि वो एक और मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें उम्मीद से ज्यादा समय लग रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं लिस्ट गिनाना चाहता हूं, लेकिन आप लोग लिस्ट मुझसे बेहतर जानते हैं। AFC एशियन कप सऊदी अरब 2027 के क्वालिफायर ग्रुप सी मैच में भारतीय फुटबॉल टीम मेजबान बांग्लादेश से हार गई। बांग्लादेश की टीम ने मंगलवार 18 नवंबर को ढाका के नेशनल स्टेडियम में हुए इस मैच में भारत को 1-0 से हरा दिया। बांग्लादेश के खिलाड़ी शेख मुरसलिन ने 12वें मिनट में गोल कर अपनी टीम को शुरुआती बढ़त दिला दी। भारतीय टीम एक भी गोल नहीं कर सकी। बांग्लादेश के न्यूज़पेपर प्रोथोम और अलो की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश को भारत पर 22 साल बाद जीत मिली है। इससे पहले बांग्लादेश ने भारत को साल 2003 में SAFF चैंपियनशिप में हराया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.